everyone, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So today we are going to do our section 51 to section 54 of Sale of Goods Act. So without wasting any time, let's start with the video. अभी सेक्शन 52 जो है वो बात कर रहा है स्टॉपेज इन ट्रांजिट की, ठीक है। जहां पे राइट ऑफ लियन जो है, राइट टू लियन जो है सेलर का खत्म होता है, वहां से सेलर का राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है, ठीक है। जब सेलर ने कैरियर को गुड्स हैंड ओवर कर दिए उस टाइम पे उसका राइट टू लियन खत्म हो जाता है, लेकिन वहां पे उसका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या राइट है कि जो सेलर है उसके पास राइट है कि वो गुड्स अगर रास्ते में है, इन ट्रांजिट है, तो वो कोई कैरियर वाले को ऑर्डर देके उसको रास्ते में ही रुकवा सकता है और उसकी डिलीवरी जो है वो वापस ले सकता है। दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। तो सेक्शन 50 क्या कह रहा है? That subject to the provisions of this act when the buyer of goods becomes insolvent, अगर गुड्स का जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उस केस में अनपेड सेलर जिसे अभी उसके पास पोजेशन नहीं है गुड्स की, उसके पास राइट होता है कि उसे रास्ते में ही, ट्रांजिट में ही स्टॉप कर सकता है और उसके बाद उसे वापस लेके अपने गुड्स को रिटेन कर सकता है अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर ये चीज तभी, ये सेक्शन तभी अप्लाई होगी अगर जो सेलर, जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी सेलर एक्सरसाइज कर सकता है अगर जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ तो उस केस में ये जो राइट है इसे एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता बाय सेलर, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 51, ठीक है, जो बात कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की। अभी ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज क्यों? क्योंकि सेलर का क्या राइट है? दैट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। तो क्या कर सकता है सेलर? रास्ते में ही गुड्स को क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। बायर पोजेशन जो है वो नहीं ले सकता उस केस में, ठीक है। तो अभी जो सेलर है उसके पास राइट क्या है कि वो रास्ते में गुड्स को रोक सकता है। तो सेक्शन 51 हमें बताता है कि ड्यूरेशन कितनी है, कहाँ तक है ट्रांजिट की, क्योंकि जैसे ही ट्रांजिट की ड्यूरेशन खत्म होगी वैसे ही जो सेलर है उसका राइट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो जब तक ट्रांजिट है तब तक ही सेलर का राइट है, जैसे ही ट्रांजिट खत्म वैसे ही सेलर का जो राइट है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 के कह रहा है कि जो गुड्स है वो ट्रांजिट में मानी जाती है कब? जब जो सेलर है वो गुड्स कैरियर को या दूसरे बेली को दे देता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर अंटिल द बायर इन दैट वे आफ्टर टेक्स डिलीवरी। तो जब सेलर ने गुड्स कैरियर या फिर बेली को दे दी, ठीक है, जब सेलर ने गुड्स कैरियर या बेली को दे दी तब से ट्रांजिट जो है वो शुरू हो जाती है, और जब तक गुड्स बायर या फिर एजेंट उसका रिसीव ना कर ले तब तक जो गुड्स हैं वो किस ट्रांजिट में ही रहती हैं, ठीक है। अभी 51 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि अगर बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ऑब्टेन कर ले बिफोर द अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, तो जिस टाइम पर उन्होंने डिलीवरी ऑब्टेन की है उसी टाइम पे जो सेलर है उसका राइट खत्म हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिट जो है वो एंड हो जाती है। तो अभी मान लो जो गुड्स हैं वो दिल्ली से कोलकाता जानी है, ठीक है। तो अभी मान लो कि कोलकाता जाने से पहले ही जो बायर है या उसका एजेंट है उन्होंने गुड्स जो है वो रिसीव कर लिए हैं। तो अभी जिस टाइम पे बायर या उसके एजेंट ने गुड्स को ऑब्टेन किया उसी टाइम पे जो ट्रांजिट है वो खत्म हो जाती है और जो सेलर का राइट है वो भी खत्म हो जाता है टू रिसीव द गुड्स, ठीक है। Now next we have is, after the arrival of the goods at the appointed destination, the carrier or the bailee acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on behalf, continues in possession of them। तो अभी थर्ड ये कह रहा है कि अगर आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, तो अगर कोलकाता पहुंच रही थी, कोलकाता पहुंच गई, ठीक है, और उसके बाद कैरियर या फिर जो बिल्ली है उन्होंने ये चीज एक्नॉलेज कर ली कि वो जो गुड्स है वो होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बायर या उसका एजेंट, तो उस टाइम पे भी जो ट्रांजिट है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है। अभी उसके बाद कोलकाता के आगे कहीं और किसी और डेस्टिनेशन भी पहुंचना है, नहीं पहुंचना है, दैट डज नॉट मैटर। अगर कैरियर या फिर बेली ने ये चीज एक्नॉलेज कर ली दैट नाउ ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बायर और एजेंट, तो उसी टाइम पे जो गुड्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वो पास हो जाती हैं और ट्रांजिट खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सब सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया और जो सेलर है उसने भी गुड्स को लेने से मना कर दिया, ठीक है,
तो उस केस में भी जो ट्रांजिट है वो खत्म नहीं होती है, ठीक है। अगर बायर ने मना कर दिया तो सेलर ले रहा है गुड्स को या रिफ्यूज कर रहा है, दैट डज नॉट मैटर, ट्रांजिट जो है वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। देन सबसेक्शन 5 क्या कह रहे हैं कि अगर गुड्स डिलीवर हुए हैं कोई ऐसी शिप में जो बायर ने चार्टर की है, तो उस केस में इट इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केस कि अभी जो गुड्स उस शिप ने या उस शिप के मास्टर ने होल्ड किए हैं वो एज अ मास्टर होल्ड किए हैं या फिर एजेंट ऑफ द बायर की तरह होल्ड किए हैं। अभी तो अगर एजेंट ऑफ द बायर की पोजीशन में उसने गुड्स होल्ड किए होंगे तो जिस टाइम पे सेलर ने गुड्स उस पर्सन को दिए उसी टाइम पे जो ट्रांजिट है वो एंड हो जाएगी। और अगर वो एज अ कैरियर होल्ड कर रहा है तो उस केस में जो ट्रांजिट है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 6 कह रही है कि जहां पर कैरियर या फिर कोई और बिल, जहां पर कैरियर या अदर बिली रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देता है और वो गुड्स बायर को नहीं देता या उसके एजेंट को नहीं देता है तो उस केस में ट्रांजिट खत्म हो जाती है। सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है कि जहां पर पार्ट डिलीवरी गुड्स की जो है वो डिलीवर की, ठीक है। जो गुड्स हैं उसकी पार्ट डिलीवरी की गई है तो वो देखा जाएगा उसके बाद कि ये जो पार्ट डिलीवरी गुड्स की गई थी, ये पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट था उसको फुलफिल करने के लिए दी गई थी। मतलब जो पार्ट डिलीवरी थी वो इंडिकेट कर रही थी होल डिलीवरी या फिर नहीं। अगर इंडिकेट कर रही थी होल डिलीवरी तो उस केस में जो ट्रांजिट है वो एंड हो जाती है। अगर डिलीवरी होल डिलीवरी जो पार्ट डिलीवरी थी वो होल डिलीवरी इंडिकेट नहीं कर रही थी तो उस केस में जो सेलर है उसके पास राइट होता है कि जो बचे हुए रिमेनिंग गुड्स हैं उनके ऊपर जो है अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव अ सेक्शन 52। अभी सेक्शन 52 जो है वो बात कर रही है राइट हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, कि सेलर जो है अपना राइट कैसे एक्सरसाइज करता है। अभी सबसे पहले तो जो सेलर है वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन। तो सबसे पहले या तो वो एक्चुअल पोजीशन जो है गुड्स की वो ले लेगा या फिर वो क्या करेगा, नोटिस देगा अपने क्लेम का कैरियर को या फिर बिल्ली को जिसके भी पोजीशन में गुड्स है, ठीक है। तो क्या करेगा वो नोटिस देगा, किसको देगा नोटिस, कैरियर को या बिल्ली को जिसके भी पोजीशन में गुड्स हैं। अभी देखो नोटिस देने की बात करें तो या तो वो डायरेक्टली उस पर्सन को नोटिस दे सकता है जिसके पास एक्चुअल पोजीशन है गुड्स, ठीक है, या फिर वो प्रिंसिपल को नोटिस देगा, ठीक है। अभी अगर वो प्रिंसिपल को नोटिस दे रहा है तो वो इतना टाइम लेके चले कि जो प्रिंसिपल है वो अपने कोरियर या कैरियर पर्सन को जिसके पास भी गुड्स हैं उस तक जो सेलर का नोटिस है उसका जो मैसेज है वो कन्वे कर पाए, ठीक है, ताकि जो कैरियर है वो डिलीवरी बायर को नहीं दे। अगर वो ये टाइम लेके नहीं चलता है, ठीक है, अगर मान लो प्रिंसिपल को कैरियर को बताने में 1 दिन लगेगा तो अभी जो सेलर है वो इस 1 दिन को जो है अपने ध्यान में लेके चले कि इतना टाइम लगेगा ताकि कोरियर पर्सन जो है या कैरियर पर्सन जो है वो बायर को डिलीवरी ना कर पाए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर सेलर ने नोटिस दिया बायर को तो उसी टाइम पे 1 मिनट पे वो कैरियर को जो है वो नोटिस दे देगा। अभी कई बार तो हो सकता है पॉसिबल, कई बार नहीं भी हो सकता है। तो वो एक रीजनेबल डिलीजेंस है कि एक टाइम एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के ही वो जो नोटिस है वो सेलर जो है वो दे प्रिंसिपल को, ठीक है। सेक्शन 2 क्या कह रही है कि जो सेलर है जब वो नोटिस दे देता है कैरियर या बिल्ली को, ठीक है, कि जो गुड्स है उसको वो मतलब ट्रांजिट में स्टॉप कर रहा है तो उसके बाद जो कैरियर है और बेली है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेलर को जो गुड्स हैं वो री डिलीवर कर दें। अभी जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह लगेंगे वो सारे सेलर ही पॉन करता है, बट ये कैरियर या फिर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेलर को जो भी गुड्स हैं वो री डिलीवर करते हैं। तो नाउ वी हैव अ सेक्शन 53। अभी सेक्शन 53 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर। देखो तो अभी इसमें क्या है कि अगर सेलर जो है वो अनपेड सेलर है, ठीक है, और उसके बाद भी जो बायर है उसने गुड्स को या तो दोबारा से सबसेल कर दिया है या फिर कहीं और प्लेज कर दिया है, तो उस केस में जो अनपेड सेलर है उसका राइट टू लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्या, ठीक है। तो अभी वही हमें सेक्शन 53 बता रहा है दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ लियन है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो कहीं नहीं जाता, कहीं भी इफेक्ट नहीं होता, चाहे बायर सबसेल कर दे या फिर कोई और डिस्पोजिशन प्लेज कर दे या कुछ भी कर दे, जो राइट है सेलर का राइट टू लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो कहीं नहीं जाता अनलेस
नाउ इट हैज टू एक्सेप्शंस। पहली कि अगर तो जो सेलर है वो खुद ही असेंट किया था उसने कि ठीक है, बायर को खुद ही असेंट किया था कि ठीक है तुम ये गुड्स जाके सब सेल कर दो या इसको प्लेज कर दो, तो उस केस में उसके बाद जो सेलर है अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सेलर पहले बायर को असेंट दे दे कि तुम गुड्स को सब सेल कर दो या प्लेज कर दो और उसके बाद खुद खुद ही कहे कि नहीं तुम, मैं इस पे अपना जो राइट है, राइट टू लिव या फिर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट को एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक ये। और सेकेंडली, जहां पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 4 में किए थे, ठीक है ना, बिल ऑफ लीडिंग एंड वेयर हाउस रिसिप्ट और सो टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, तो जहां पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को इशू किया गया था और वो बायर ने लॉफुली ट्रांसफर कर दी है टू एनी अदर पर्सन, ठीक है ना, अभी बायर ने किसी तीसरे पर्सन को वो गुड्स जो है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उस केस में अगर तो वो ट्रांसफर जो उसने किया था वो या तो अगर तो सेल के लिए किया था, ठीक है, तो जो सेलर का राइट है, राइट टू लियन और दैट स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने प्लेज किया था तो उस केस में अगर जो पर्सन था जिसे प्लेज किया है उसके पास अगर और प्रॉपर्टी है बायर की, तो सबसे पहले तो वो अपने जो भी उसकी अमाउंट है वो पहले बाकी एसेट्स जो है बायर के उससे रिकवर करेगा और उसके बाद जो सेलर का राइट है वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। मैं दोबारा से समझाऊंगा, देखो, अगर तो देखो वैसे नॉर्मली क्या है कि अनपेड सेलर का जो राइट है वो डिफीट नहीं होता है, ठीक है, वो अपना एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अगर जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो इशू किए गए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को इशू किया गया है और वो बायर ने ट्रांसफर कर दिए हैं किसी थर्ड पर्सन को। अभी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किए हैं तो ये सेक्शन के अंदर हम दो तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो सेल की तरह या फिर प्लेज में, ठीक है। तो अगर तो जो आ, हमारा बायर है उसने सेल कर दी किसी तीसरे पर्सन को और वो थर्ड पर्सन ने गुड फेथ में, उसे नहीं पता था कि जो बायर है उसके पास राइट नहीं है, उसने पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो गुड फेथ में अगर थर्ड पर्सन ने वो गुड्स खरीद लिए, ठीक है, सेल कर दी, तो उस टाइम पे जो सेलर का राइट है वो डिफीट हो जाएगा। उसके बाद जो सेलर है अपना राइट टू ट्रांजिट, ठीक है ना, राइट टू लियन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक ही। और अगर तो प्लेज हुई है, इसमें जिस पर्सन को प्लेज की गई है, ठीक है, यानी कि जो प्लेजी है, अगर तो उसके पास बाहर के कोई और एसेट्स हैं तो सबसे पहले तो जो प्लेजी है अपनी अमाउंट को रिकवर करेगा बाकी के एसेट से ऑफ द बायर, और उसके बाद जो सेलर है वो अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। इज इट क्लियर? सो दिस वाज इट। अभी अगर एग्जांपल की बात करें तो मान लो कि जो ए है, ठीक है, उसने बी को, यानी कि ये हमारा आ गया सेलर और ये हमारा आ गया बायर, तो ए ने बी को 200 जो बोरियां हैं, सैक्स हैं राइस के, वो बेचे। अभी बी जो है उसने पेमेंट अभी तक नहीं की, ठीक है, ए क्या है, ए हमारा अनपेड सेलर है, बी ने पेमेंट नहीं की लेकिन उसके बाद भी उसने सी चावल है वो जो बोरियां हैं वो बेच दी। अभी ये अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर के पास राइट है कि ये जब बी ने सी को ट्रांसमिट करी थी वो बोरियां, तो उस केस में जो ए है वो उन बोरियों को रोक सकता है, अपना राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो जो है एक्सरसाइज कर सकता है, वो अभी भी वैलिड रहेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पर ए ने बी को बोरियां देने की बजाय वेयर हाउस रिसिप्ट दी होती, ठीक है, अभी वेयर हाउस रिसिप्ट क्या है, वो है हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो अगर वेयर हाउस रिसिप्ट दी होती और वो बी फिर जो है सी को आगे इशू कर देता, ट्रांसफर कर देता, तो उस केस में जो ए का राइट है वो डिफीट हो जाता, ठीक है, बिकॉज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कहाँ पे, किन पे, गुड्स पे आप जो है वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर गुड्स नहीं है तो जो राइट है वो सेलर का डिफीट हो जाता है, ठीक है, क्लियर? नाउ वी हैव सेक्शन 54। अभी सेक्शन 54 जो है वो बात कर रही है राइट टू रीसेल की। अभी राइट टू रीसेल क्या है कि जहां पर अनपेड सेलर जो है उसने अपना राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, अभी उसके बाद देखो अगर तो उसके गुड्स जो है वो अनपेरिशेबल नेचर के हैं, कहीं खराब नहीं होने वाली, नॉन पेरिशेबल है, तो उस केस में तो जो गुड्स है अगर 6 महीने भी पड़ी रहेंगे ना तो भी गुड्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, अगर बायर पे नहीं कर रहा है प्राइस तो उस केस में अगर गुड्स सेलर रिटेन भी करके रख रहा है, वो नहीं बेच रहे हैं आगे, दैट डज नॉट
इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल नेचर की हैं, तो अभी वो तो इतना ज्यादा टाइम नहीं रह सकती, बिकॉज वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। वो पेरिशेबल नेचर की गुड्स है, दूध हो गया या ऐसा कुछ भी पेरिशेबल नेचर का हो गया तो वो खराब हो जाएगा, वो पेरिश हो जाएगा। तो उस केस में अगर बायर पे नहीं करता प्राइस, तो उस केस में जो सेलर है उसके पास राइट होता है गुड्स को रीसेल करने का, ठीक है। उसके पास क्या राइट होता है, गुड्स को रीसेल करने का राइट जो है वो सेलर के पास होता है। तो अभी सेक्शन 54 हमें उसी राइट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दैट सेल नॉट जनरली रिसाइंड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो सिर्फ इस वजह से रिसाइंड नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता कि जो अनपेड सेलर है उसने अपना राइट ऑफ लियन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो एक्सरसाइज कर लिया है, ठीक है। राइट ऑफ लियन जो है उसमें क्या है, उसने क्या है, सेलर ने गुड्स को रिटेन करके रखा है कि तुम पेमेंट कर दो, गुड्स अपने ले जाओ, ठीक है। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट में वो क्या कर रहा है, वो गुड्स को इसलिए रख रहा है बिकॉज जो बायर है वो पे नहीं कर रहा है। तो बायर अगर प्राइस पे करेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस से रिवाइव हो जाएगा और जो गुड्स है वो सेलर जो है वो बायर को दे देगा, ठीक है। यही होता है। अभी सिर्फ इस वजह से कि जो सेलर है उसने लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट यूज किया है, डजंट मीन कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या सेल है वो जनरली रिसाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, ठीक है, और जहां पे अनपेड सेलर ने अपना राइट जो है लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का वो एक्सरसाइज किया है, तो वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। लेकिन गुड्स को रीसेल करने से पहले सबसे पहले तो वो बायर को नोटिस देगा। ऐसे ही ये नहीं है कि उसने गुड्स ली, वापस ली और रीसेल कर दी। सबसे पहले वो बायर को नोटिस देगा कि मेरी इंटेंशन है गुड्स को रीसेल करने की, तो अगर तुम पेमेंट करोगे तो तुम्हें गुड्स मिल जाएंगे, नहीं तो मैं ये गुड्स चला रीसेल करने, ठीक है। तो अगर उसकी इंटेंशन है रीसेल करने की तो सबसे पहले वो नोटिस देगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर बायर विद इन अ रीजनेबल टाइम टेंडर नहीं करता प्राइस या पे नहीं करता प्राइस, तो उस केस में जो सेलर है वो अपने गुड्स को रीसेल कर सकता है, ठीक है। और अगर ओरिजिनल बायर से कोई डैमेजेस हो जाती हैं तो वो भी रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर जो सेलर है वो करेगा नोटिस देगा, ठीक है। और अगर मान लो वो नोटिस नहीं देता और ऐसे ही गुड्स को रीसेल कर देता है, तो उस केस में जो सेलर है वो कोई भी डैमेजेस बायर से रिकवर नहीं कर सकता। और इनफैक्ट अगर उसे कोई प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो भी बायर को मिले, बायर शेल बी एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट जो उसे मिला, ठीक है। हमारी 54 सेक्शन 3 क्या कह रही है, देखो हमने जब अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी पढ़ा था वहां पर भी हमने ये चीज करी थी कि जो अगर सब सेल हो रही है तो उस केस में जो बायर है उसका राइट जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज वो जो नया बायर है वो तो मतलब उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो गुड फेथ में गुड्स को खरीद रहा है, ठीक है। तो डजंट मैटर जो अनपेड सेलर है उसने नोटिस दिया है या नहीं दिया है, अगर उसने गुड्स रीसेल कर दिए, ठीक है, तो उसके बाद जो बायर है ही विल एक्वायर अ गुड टाइटल। अभी अगर उसने नोटिस दिया तो उस केस में वो बायर से डैमेजेस ले सकता है, ठीक है। और अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो वो बायर से डैमेजेस नहीं ले सकता, और इनफैक्ट अगर कोई से प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी उसे बायर को देना पड़ेगा। तो वो सेलर और बायर के आपस के बीच की बात है। लेकिन जो बायर है, नया बायर है, जो सबसे हुई है, उसके इसमें जो न्यू बायर आया है उससे पूरा का पूरा गुड टाइटल जो है वो ही एक्वायर वो करेगा, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि जहां पर जो सेलर है उसने एक्सप्रेसली रिजर्व करके रखा है राइट ऑफ रीसेल कि अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो उसके पास राइट होगा गुड्स को रीसेल करने का। तो उस केस में अगर वो बायर जो है वो रीसेल सेलर जो है वो रीसेल कर देता है गुड्स को, तो उस केस में अगर जो सेलर है वो गुड्स को रीसेल कर देता है तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड हो जाएगा। एंड इवन जो सेलर है वो क्लेम भी कर सकता है डैमेजेस फ्रॉम बायर, ठीक है। तो एक बार ये सेक्शन ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अभी ये सेक्शन कि अगर जो राइट कि अगर जो अनपेड सेलर है उसने अपना राइट टू लिया या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर लिया है, डजंट मीन कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड हो गया है, ठीक है। अगर गुड्स बट फिर भी अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, ठीक है, तो उस केस में जो सेलर है वो क्या करेगा, नोटिस देगा बायर को कि मेरी इंटेंशन है गुड्स को रीसेल करने की, तो अगर तुम्हें पे करना है प्राइस तो कर दो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर बायर विद इन अ रीजनेबल टाइम जो सेलर है उसको पेमेंट नहीं दे रहा है या प्राइस टेंडर नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो सेलर है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, ठीक है। एक ही हो गया। एंड अगर उसे कोई डैमेजेस या कोई लॉस हुआ है तो वो भी वो बायर से रिकवर कर सकता है, ठीक है। पर क्या करना पड़ेगा, उसे पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा टू बायर दैट ही हैज इंटेंशन टू रीसेल। लेकिन अगर मान लो वो नोटिस नहीं देता जो बायर है उससे, तो उस केस में जो बायर है डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएगा,
और अगर उसे कोई एडिशनल प्रॉफिट होगा तो वो भी उसे बायर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो नोटिस अगर वो दे रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रहा है तो वो ना ही तो डैमेजेस रिसीव कर पाएगा बायर से, ना ही वो कोई प्रॉफिट जो है वो ले पाएगा। इनफैक्ट उसे वो बायर को देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नोटिस दे रहा है नहीं दे रहा है, दैट डज नॉट मैटर। जो नया बायर आया है अगर वो गुड फेथ में गुड्स को खरीद रहा है तो उस केस में उससे जो है वो गुड टाइटल ही जो है वो रिसीव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका टाइटल जो है वो उसे नहीं मिलेगा, ही विल एक्वायर्ड अ गुड टाइटल, ठीक है। और सेक्शन सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि अगर सेलर ने एक्सप्रेसली राइट टू रीसेल एक्सप्रेसली रिजर्व करके रखा है राइट टू रीसेल, तो उस केस में जो सेलर गुड्स को रीसेल कर देता है तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड हो जाता है एंड जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाता है, और इवन जो बायर से वो damages है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन 54। दिस इज इट फॉर टुडे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे व्हिच इज सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड फॉर मोर वीडियोस टू सब्सक्राइब माय चैनल लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।